नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान में पीस डील को लेकर जारी बयानबाजी के बीच इजरायल के तेवरों ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इजरायल ईरान के साथ युद्ध विराम मानने को तैयार ही नहीं है। ईरान ने आशंका जताई है कि दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच इजरायल हमला कर सकता है और यही वजह है कि उसकी तरफ से अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह सामने आई है कि ईरान को लेकर अब अमेरिका और इजरायल के रास्ते अलग हो गए हैं। इजरायली हमलों के खिलाफ अमेरिका ईरान को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है, तो ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इजरायल की साजिश की फेल। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस का यूक्रेन पर जोरदार पलटवार, 11 घंटों तक कीव पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश, 30 की मौत जबकि 90 लोग घायल। नेटो सहयोगियों पर भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। राष्ट्रपति जिनपिंग का बड़ा कदम, चीन में चुपके से लागू कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिड़ा बवाल, G7 देशों ने जारी किया बयान। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन हुए तेज, शहबाज सरकार को JAAC का अल्टीमेटम, मांग नहीं मानी तो पाकिस्तान से होंगे अलग। पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी ने चुनाव का किया बॉयकॉट। और चलते चलते में देखेंगे, क्या एक हो जाएंगे पृथ्वी के सभी 7 महाद्वीप? वैज्ञानिकों ने बताया भविष्य का चौंकाने वाला नक्शा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तक्षशिला के अवशेषों पर निर्माण कार्य को लेकर पाकिस्तान पर भड़का यूनेस्को, कहा विश्व धरोहर स्थल से बाहर कर देंगे, खतरे वाली सूची में डालने की दी धमकी। जापान की पीएम ताकाइची के बयान पर फिर भड़का चीन, बयान को बताया टकराव और बंटवारा करने वाला। भारत दौरे पर आई ताकाइची ने की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की मांग। परमाणु बम न होता तो पाकिस्तान की कोई परवाह भी न करता, सिंगापुर के पूर्व राजदूत कौसिकन का बड़ा बयान। अमेरिका और ईरान संघर्ष के पाकिस्तान पर असर को लेकर बात करते हुए दिया ये बयान। पाकिस्तान में भीषण सड़क हादसा, खैबर पख्तूनख्वा में खाई में गिरी ओवरलोडेड बस, 40 यात्रियों की मौत। तो अमेरिका और ईरान में शांति समझौते की कोशिशों के बीच इजरायल के तेवर आक्रामक बने हुए हैं। उसका साफ कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान में जहां दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए समारोह आयोजित किया जा रहा है, वहीं इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान ही इजरायल ईरान पर हमला कर सकता है। ऐसे में ईरान की सेना के कमांडर ने इजरायल के साथ ही अमेरिका को भी चेतावनी दी है। खातम अल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि हम ईरान के दुश्मनों, खासकर अमेरिका और ज़ायोनी शासन यानी इजरायल को चेतावनी देते हैं कि वे कोई गलत कदम ना उठाएं और सोचे कि हमारे देश के खिलाफ किसी भी खतरे और आक्रामकता का हमारी सेना कितना कड़ा जवाब देगी। ईरान की यह प्रतिक्रिया इजरायली रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की जान लेने की धमकी दी थी। और यही वजह है कि अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं होंगे। गौरतलब है कि अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई को तेहरान में शुरू होगी और 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में दफनाने के साथ खत्म हो जाएगी। इन सब के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिससे ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल में बढ़ती दरार खुलकर सामने आ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक समझौते के लिए बातचीत के दौर में अमेरिका ने ईरान को इजरायली साजिश को लेकर चेतावनी दी थी। इस जंग में एक पक्ष ईरान था और दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल एकजुट थे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट ने दोनों सहयोगियों की एकजुटता का पर्दाफाश कर दिया है। अमेरिकी अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के ही हवाले से बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में शुरू हुई बातचीत के दौरान अमेरिका को डर था कि इजरायल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ को निशाना बना सकता है, और अगर दोनों वार्ताकारों की जान ले ली गई तो युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया टूट जाएगी, युद्ध दोबारा भड़क सकता है। इसी डर से अमेरिका ने खाड़ी के कुछ देशों के जरिए तेहरान को इस संभावित खतरे के बारे में आगाह कराया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस से मुलाकात के बाद जब गालिबफ तेहरान लौट रहे थे तब ईरानी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि इजरायल उनके विमान को निशाना बना सकता है। इसके बाद उनका विमान आपात स्थिति में मशहद में उतारा गया, जो पाकिस्तानी सीमा के सबसे करीब का हवाई अड्डा है।
और वहां से वे सड़क मार्ग से तेहरान पहुंचे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि अब्बास अरागची और गालिबफ मार्च से ही इजरायल की संभावित टारगेट लिस्ट में थे। यहां जिस तरह अमेरिका ने ईरान को खाड़ी देशों के जरिए खुफिया इनपुट्स भेजे, उसने अपने ही सहयोगी इजरायल की साजिश फेल कर दी, उससे एक बात तो साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अपने ही सहयोगियों तक को धोखा दे सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद ना तो पाकिस्तान की वार्ता में कोई ठोस सहमति बन पाई और ना ही स्विट्जरलैंड में हुई हालिया वार्ता से कुछ निकलकर सामने आ पाया। अभी भी ईरान में लागू युद्ध विराम बहुत नाजुक बना हुआ है और जिस तरह से दोनों देशों में बयानबाजी बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए भी कहा यही जा सकता है कि अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़ने की आशंका ज्यादा है। बीते दिनों कतर की राजधानी दोहा में हुई अप्रत्यक्ष बातचीत को लेकर अब ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका की लगभग सभी शर्तें मानने के लिए राजी हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और ईरान अमेरिका की सभी मांगे मान चुका है। हालांकि युद्ध को पूरी तरह खत्म करने की कोशिशें अभी शुरुआती दौर में हैं। ईरान सैन्य मोर्चे पर काफी कमजोर हो चुका है। उसके पास अब कुछ ही मिसाइलें बची हैं। हॉर्मुज में ड्रोन से कमर्शियल जहाज को निशाना बनाने की कोशिश के बाद अमेरिकी सेना ने लगातार हमले किए, बार बार ईरान के रडार सिस्टम को नष्ट किया और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल तेल टैंकरों को सुरक्षा भी दी। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सेना बहुत कमजोर हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ खबर यह सामने आ रही है कि ईरान की सैन्य ताकत को और मजबूत बनाने के लिए रूस भरपूर योगदान दे रहा है। मलेशिया की न्यूज वेबसाइट डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस तेजी से ईरानी वायुसेना के लिए 30 की संख्या में सुखोई Su-35 फाइटर जेट तैयार कर रहा है। इनमें से कुछ विमानों की डिलीवरी पहले ही की जा चुकी है। जुलाई 2026 तक रूस में ईरान के लिए निर्मित Su-35 फाइटर जेट की संख्या 18 तक पहुंचने का अनुमान है। मॉस्को को उम्मीद है कि 2027 की शुरुआत तक ईरान के लिए लगभग 30 Su-35 फ्लैंकर ई लड़ाकू विमानों का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिससे तेहरान के लंबी दूरी की एयर कॉम्बैट मॉडर्नाइजेशन की गति में काफी तेजी आएगी। यानी ईरान तेजी से खुद को मजबूत करता नजर आ रहा है और इसमें उसे रूस से भी मदद मिल रही है, जिससे ट्रंप के दावे सवालों के घेरे में आ जाते हैं। बहरहाल मौजूदा वक्त में सभी की नजरें दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर जारी बातचीत पर टिकी है कि क्या अमेरिका और ईरान अंतिम समझौते के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यह भी तय है कि अब अमेरिका ईरान के साथ दोबारा जंग नहीं चाहता। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस के यूक्रेन पर बड़े हमले की। तो दोनों देशों के बीच जारी जंग बहुत ही भयावह होती जा रही है। हर दूसरे दिन क्षेत्र में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। आम नागरिक हमलों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से जारी ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी। रात भर राजधानी धमाकों की आवाज से गूंजती रही, जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। लगभग 130 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। 3 जुलाई को कीव में एक दिन के शोक की घोषणा की गई है। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने रात भर में 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे हैं। मिसाइलों की संख्या असामान्य रूप से ज्यादा थी और उन्हें रोकने की दर कम रही। यह साल राजधानी पर हुआ सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। कीव से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हवाई चेतावनी जारी होने के बाद 50,000 से ज्यादा लोगों ने बचाव के लिए सबवे स्टेशनों में शरण ली। हमले से यूक्रेनी राजधानी पूरी तरह हिल गई। कई अपार्टमेंट, कई इमारतें ढह गई या जलकर खाक हो गई। इन हमलों को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हमने ये बमबारी रूसी तेल ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों के जवाब में की है। मॉस्को अपने युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दबाव बढ़ाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में यूक्रेन ने रूसी तेल ठिकानों पर भीषण ड्रोन हमला किया था, जिसके कारण रूस में ईंधन की कमी को लेकर राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बढ़ा। रूस के अंदर यूक्रेन के लगातार हमलों ने खास तौर पर तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। ईंधन संकट ने रूसी लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी, जो पहले से ही युद्ध के आर्थिक बोझ का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अब रूस के ये जवाबी हमले कीव की जनता के लिए खौफनाक बन गए हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने आयरलैंड की अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी इन हमलों की वजह से और तुरंत घर लौट कर आ गए, उन्होंने उस जगह का दौरा किया जहां 9 मंजिला आवासीय इमारत आधी तबाह हो गई थी।
उन्होंने इस तबाही के लिए आंशिक रूप से सहयोगियों की तरफ से वादा करने के बावजूद हवाई सुरक्षा को देने में विफलता को जिम्मेदार ठहराया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर हमारे साझेदारों ने समय पर अपने वादे पूरे किए होते तो मुझे लगता है कि आज हम और भी घर और जानें बचा सकते थे। हम अपने साझेदारों से बस इतना ही चाहते हैं कि वे वही करें जिस पर हम सहमत हुए हैं। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हवाई रक्षा का मुद्दा अगले सप्ताह तुर्की में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन के प्रमुख नतीजों में से एक होगा। अगर नाटो का अभी भी सहयोगी देशों के लिए कोई महत्व है तो यूरोप के पास रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों सहित सभी तरह के खतरों से बचाव के लिए पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। तो साफ है कि नाटो देशों पर ज़ेलेंस्की का गुस्सा फूट पड़ा, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस जंग में अगर यूक्रेन रूस के सामने अब तक टिका हुआ है तो उसकी वजह अमेरिका और यूरोपीय देशों का सहयोग है, उनसे मिलने वाले हथियार हैं। और पिछले कुछ वक्त से जब से अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा है, यूक्रेन को हथियारों की भरपूर सप्लाई नहीं मिल रही। यूक्रेन के पास पैट्रियट मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। उसकी तरफ से बार बार हथियार आपूर्ति की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उसे कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में अब इस नुकसान के बाद ज़ेलेंस्की का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने रूस को भी चेतावनी दी है कि रूस ने काफी वक्त से इस बड़े हमले की तैयारी की थी और यूक्रेन अब इसका करारा जवाब देगा। उनका देश अपनी सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ऐसे में अब यूक्रेन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा, लेकिन यह भी तय है कि इन हालात में यह जंग जल्दी खत्म नहीं होने वाली। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन के फैसले पर बढ़े बवाल की। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश में एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत अब चीन में ना कोई धर्म होगा, ना कोई जाति होगी, सिर्फ एक राष्ट्रीय पहचान होगी। यानी देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, जिसे वहां एथनिक यूनिटी कानून का नाम दिया गया है। यह विधेयक चीनी संसद में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की तरफ से लाया गया। पूरा प्रोसेस साल 2025 से 26 के दौरान हुआ। अंतिम रूप से यह कानून 12 मार्च 2026 को पास किया गया और राष्ट्रपति ने उसी दिन हस्ताक्षर भी कर दिए। और अब 1 जुलाई से यह कानून चीन में लागू हो गया है, जिसके तहत शिक्षा, सरकारी कामकाज और सार्वजनिक स्थानों पर मंदारिन भाषा को राष्ट्रीय साझा भाषा के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य जातीय समूहों के बीच एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाना है, लेकिन इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद छिड़ गया है। चिंता इस बात की जताई जा रही है कि इस नए कानून के लागू होने के साथ ही सरकारी तंत्र को बेशुमार अधिकार मिल सकते हैं। शिक्षा और पाठ्यक्रमों में परिवर्तन का अधिकार भी अफसरों के पास आना तय है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर शर्तें लग सकती हैं। निगरानी और पहचान सत्यापन के उपाय कानून में समाहित हो सकते हैं। ताइवान से लेकर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह कानून स्वतंत्रता, खासतौर पर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। गौरतलब है कि चीन में आधिकारिक रूप से 55 अल्पसंख्यक जातीय समूह हैं। ये कुल आबादी का लगभग 8.9% है और देश में करीब 12.5 करोड़ लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह कानून कितनी बड़ी आबादी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और पहले से ही सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों पर चीनी अधिकारियों की सख्ती को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आवाज उठती रही है। चीन पर उनके मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगते रहे हैं। इन हालात में इस कानून की अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के कई देशों ने कड़ी निंदा की है। G7 देशों ने अपने साझा बयानों में चीन से अपील की है कि वो स्वायत्त क्षेत्रों जैसे शिनजियांग और तिब्बत में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करे। खबर तो यहां तक आ रही है कि चीन के इस कानून और इसके कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों पर कई देशों ने कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट के तहत उन चीनी अधिकारियों की संपत्ति फ्रीज कर दी है और उन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जो इस कानून को लागू करने में शामिल हैं। कई देशों ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उन नेताओं और अधिकारियों को वीजा देने से भी मना कर दिया जो मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के घेरे में है। यानी चीन के इस एक कदम ने वैश्विक स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या इससे चीन दबाव में आएगा, ये बड़ा सवाल है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जारी प्रदर्शन की। तो पीओके में पिछले 24 दिनों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़ा हुआ है।
शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस आंदोलन को दबाने की भी पूरी कोशिशें की गई, लेकिन इस बार पीओके की जनता ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। यहां तक धमकी दी है कि अगर इसी तरह उनके खिलाफ दमनकारी कार्रवाइयां जारी रही तो वे भारत के साथ जाने पर भी विचार कर सकते हैं। इसे लेकर पहले से ही पाकिस्तान की सरकार भारी दबाव में है और अब जो खुलासा हुआ है उसने तो उसकी नींद ही उड़ा दी है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के प्रमुख सरदार अमन खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने ही कश्मीरियों को हथियार दिए थे, लेकिन अब उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में रावलकोट में जैश ए मोहम्मद की एक रैली निकली थी जिसमें लोग खुलेआम AK-47 और तलवारें लेकर शामिल हुए थे। उस वक्त रावलकोट के डिप्टी कमिश्नर ने न केवल इस रैली की इजाजत दी थी बल्कि सुरक्षा भी उपलब्ध कराई थी। पहले हथियारों के साथ रैलियां कराई गई और अब हमें आतंकवादी कहा जा रहा है। इस जमीन पर रहने वाले लोग ही इसके असली वारिस हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगों को जल्द नहीं माना तो आंदोलन केवल सुधारों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पाकिस्तान से पूरी तरह अलग होने की मांग तक पहुंच सकता है। दरअसल ये पूरा आंदोलन पीओके की 12 विधानसभा सीटों पर लागू आरक्षण को खत्म करने और जनता की तमाम बुनियादी जरूरतों से जुड़ी 38 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रहा है। उनका कहना है कि 27 जुलाई को क्षेत्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण पर फैसला होना चाहिए, जिसके लिए रावलकोट के ईदगाह मैदान में करीब 80,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और अब जिस तरह बार बार शहबाज सरकार पर यह कहकर दबाव बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और इस क्षेत्र की जरूरत पाकिस्तान को ज्यादा है, न कि यहां के लोगों को, ऐसे में पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं और अब यह मामला अंतरराष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है। ब्रिटेन के सर्वदलीय संसदीय समूह APPG कश्मीर ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ आपातकालीन बैठक आयोजित कर पीओके की बिगड़ती जमीनी स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। ब्रिटिश सांसदों ने पाकिस्तान सरकार पर तुरंत लॉकडाउन हटाने, संचार सेवाएं बहाल करने और मानवीय मदद की बिना रोक-टोक आपूर्ति सुनिश्चित करने का दबाव बनाने की मांग की है, जिससे वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तान की काफी किरकिरी हो रही है। इस बीच पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के एक ऐलान ने पाकिस्तान सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है। दरअसल PTI ने 27 जुलाई को होने वाले पीओके विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि मौजूदा हालात में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का माहौल नहीं है। इस फैसले के बाद वहां की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के हटने से चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। अब पाकिस्तान सरकार इन सभी चुनौतीपूर्ण हालात से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे भविष्य में पृथ्वी के बदलते नक्शे की। तो जरा सोचिए कि जिस धरती पर हम आज खड़े हैं, क्या करोड़ों साल बाद उसका नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा? क्या आज अलग अलग दिखने वाले 7 महाद्वीप फिर से एक हो जाएंगे? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती होगी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यही पृथ्वी का भविष्य हो सकता है। धरती बाहर से भले ही स्थिर दिखाई देती हो, लेकिन इसकी सतह लगातार हरकत में है। आपको पता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है, जो नीचे मौजूद पिघले हुए लावे पर तैर रही है। ये प्लेटें हर साल लगभग 2 से 10 सेंटीमीटर तक खिसकती रहती हैं और यही वजह है कि करोड़ों सालों में महाद्वीपों की स्थिति बदलती रहती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था, और बाद में ये अलग हो गए। लेकिन अब अनुमान है कि अगले 25 करोड़ सालों में ये दोबारा एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का रूप ले सकते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई प्लेट सबसे तेजी से एशिया की तरफ बढ़ रही है, वहीं अफ्रीकी प्लेट यूरोप की तरफ बढ़ रही है, जिससे भूमध्य सागर लगातार सिकुड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी धीरे धीरे यूरोप और अफ्रीका के करीब पहुंच रहा है। यानी धरती का नक्शा लगातार बदल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि इंसान इसे महसूस नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने तो भविष्य के 2 संभावित सुपर कॉन्टिनेंट का नाम भी बताया है, पैंजिया अल्टिमा और अमासिया। दोनों ही हालात में आज के महाद्वीप आपस में जुड़ जाएंगे और पृथ्वी का भूगोल पूरी तरह बदल जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये महाद्वीप टकराएंगे, तब आज के हिमालय से भी ऊंचे पर्वत बन सकते हैं। बड़े पैमाने पर भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
इतना ही नहीं, पृथ्वी की घूमने की गति भी समय के साथ बदल रही है। चंद्रमा के प्रभाव से इसकी गति धीरे धीरे कम होती है, लेकिन हाल के सालों में पृथ्वी कुछ समय के लिए थोड़ी तेज भी घूमी, जिसके कारण साल 2022 में इतिहास का सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया। हालांकि इन खबरों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलाव लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सालों में होंगे। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।